नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी हिंदी कहानियों में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मर जाने से किसी का क्या बिगड़ेगा। उसने एक बार फिर सत्या के चेहरे को देखा। कल से न जाने कितनी बार वह इस चेहरे को देख चुकी है। दोपहर से अब तक तो वह 1 मिनट के लिए भी उससे अलग हुई ही न थी। बस चुपचाप पास में बैठी रही थी। दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रही थीं। एक दूसरे की ओर देखने से कतरा रही थीं। सत्या का चेहरा व्यथा और दहशत से त्रस्त था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी बेटी को किस तरह दिलासा दे। उसके साथ जो कुछ घट गया था, अचानक ही जैसे उसका सब कुछ लुट गया था। वह तकिए में मुंह छिपाए बस सुबकती रही थी। सब कुछ जानने समझने के बावजूद उसने सत्या से न तो कुछ कहा था न पूछा था। ऐसा कोई शब्द उसके पास नहीं था जिसे बोलकर वह सत्या की पीड़ा को कुछ कम कर पाती, और इस विवशता में वह और अधिक चुप हो गई थी। जब रात घिर आई, कमरे में पूरी तरह अंधेरा फैल गया तो वह उठी और बत्ती जलाकर फिर सत्या के पास आ खड़ी हुई। कुछ खा ले बेटी, दिन भर कुछ नहीं लिया है। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है। प्लीज आप जाइए, सो जाइए, सत्या ने कहा और चादर फैलाकर सो गई। कुछ देर तक उसी तरह खड़ी रहने के बाद वह कमरे से निकलकर बालकनी में आ खड़ी हुई। उसके कमरे का रास्ता बालकनी से ही था। अपने कमरे में जाने से वह डर रही थी। न जाने कैसी एक आशंका उसके मन में भर गई थी। आज दोपहर को जिस तरह से लिथड़ी चिथड़ी सी सत्या ऑटो से उतरी थी और ऑटो का भाड़ा दिए बिना ही भागकर अपने कमरे में आ गई थी, वह सब देखकर उसका मन कांप उठा था। सत्या ने उससे कुछ कहा नहीं था, उसने भी कुछ पूछा नहीं था। बाहर निकलकर ऑटो वाले को उसने पैसे दिए थे। ऑटो वाला ही कुछ उदास उदास स्वर में बोला था, बहुत खराब समय है बीबी जी, लगता है बच्ची गुंडों की चपेट में आ गई थी या फिर रिज के पास सड़क पर बेहाल सी बैठी थी। किसी तरह घर तक आई है। इस तरह के केस को गाड़ी में बैठाते हुए भी डर लगता है। पुलिस के 100 लफड़े जो हैं, पैसे देकर जल्दी से वह घर के भीतर घुसी। उसे डर था ऑटो वाले की बातें आसपास के लोगों तक न पहुंच जाएं। ऐसी बातें फैलने में समय ही कितना लगता है। वह धड़धड़ाती सी सत्या के कमरे में घुसी। सत्या बिस्तर पर औंधी पड़ी, तकिए में मुंह छिपाए हिचकियां भर रही थी। कुछ देर तक तो वह समझ ही न पाई कि क्या करे क्या कहे। बस चुपचाप सत्या के पास बैठकर उसका सिर सहलाती रही। अचानक सत्या ही उससे एकदम चिपक गई थी। उसे अपनी बाहों से जकड़ लिया था। उसकी रुलाई ने वेग पकड़ लिया था। ममा, वे 3 थे जबरदस्ती कार में। सत्या आगे कुछ बोल नहीं पाई, न बोलने की जरूरत ही थी। जो आशंकाएं अब तक सिर्फ सिर उठा रही थीं, अब समुद्र का तेज ज्वार बन चुकी थीं। उसका कंठ अवरुद्ध हो आया, आंखें पनीली, परंतु अपने को संभालते हुए बोली, डोंट वरी बेटी, डोंट वरी, संभालो अपने को। हिम्मत से काम लो कहने को तो कह दिया, सांत्वना भरे शब्द, किंतु खुद भीतर से वह जिस तरह टूटी बिखरी, यह सिर्फ वह ही समझ पाई। जिस सत्या को अपने ऊपर अभिमान था कि ऐसी स्थिति में आत्मरक्षा कर पाने में वह समर्थ है, वही आज अपनी असमर्थता पर आंसू बहा रही थी। बेटी की पीड़ा ने किस तरह उसे तार तार कर दिया था, दर्द की कितनी परतें उभर आई थीं, यह सिर्फ वह समझ पा रही थी। बेटी के सामने व्यक्त करने का साहस नहीं था उसमें। सत्या इस तरह की घटनाओं की खबरें जब भी अखबार में पढ़ती, गुस्से से भर उठती। ये लड़कियां इतनी कमजोर क्यों हैं? कहीं भी कोई भी उन्हें उठा लेता है और वे रोती कलपति अपना सब कुछ लुटा देती हैं। और यह पुलिस क्या करती है? इस तरह सरेआम सब कुछ हो जाता है
और वह सत्या को समझाने की कोशिश करती हुई कहती, स्त्री की कमजोरी तो जगजाहिर है बेटी। इन शैतानों के पंजे में कभी भी कोई भी फंस सकता है। माय फुट, मैं तो इनको ऐसा मजा चखा देती। उसने घबराए मन से फिर सत्या के कमरे में एक बार झांका और चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। खाना उससे भी खाया नहीं गया। यूं ही पड़े पड़े रात ढलती रही। बिस्तर पर पड़ जाने से ही या रात के बहुत गहरा जाने से ही नींद तो नहीं आ जाती। उसने कमरे की बत्ती भी नहीं जलाई थी और उस अंधेरे में अचानक ही उसे बहुत डर लगने लगा। वह फिर उठकर बैठ गई, कमरे से बाहर निकली और फिर सत्या के कमरे की ओर झांका। सत्या ने बत्ती बुझा दी थी और शायद सो रही थी। वह मंथर गति से फिर अपने कमरे में आई बिस्तर पर लेट गई, किंतु आंखों के सामने जैसे बहुत कुछ नाच रहा था। अंधेरे में भी दीवारों पर कई कई परछाइयां थीं। वह सत्या को कैसे बताती कि जो वेदना, जो अपमान आज वह झेल रही है, ठीक उसी वेदना और अपमान से एक दिन उसे भी दो चार होना पड़ा था। सत्या तो इसे अपने लिए असंभव माने बैठी थी। शायद वह भूल गई थी कि वह भी इस देश में रहने वाली एक लड़की है। इस शहर की सड़कों पर चलने घूमने वाली हजारों लड़कियों के बीच की एक लड़की, जिसके साथ कहीं कुछ भी घट सकता है। सत्या के बारे में सोचते सोचते वह अपने अतीत में खो गई। कितनी भयानक रात थी वह, कितनी पीड़ाजनक। वह दीवारों पर देख रही थी, कई कई चेहरे नाच रहे थे। वह अपने मन को देख रही थी जहां सैकड़ों पन्ने फड़फड़ा रहे थे। एक सुखी संपन्न परिवार की बहू, एक बड़े अफसर की पत्नी, सुख साधनों से लदी फंदी। एक 9 साल की बेटी। परंतु पति सुख बहुत दिनों तक वह नहीं भोग पाई थी। वैवाहिक जीवन के सिर्फ 16 साल बीते थे कि पति का साथ छूट गया था। एक कार दुर्घटना घटी और उसका जीवन सुनसान हो गया। पति की मौत ने उसे एकदम रिक्त कर दिया था। यद्यपि वह हमेशा मजबूत दिखने की कोशिश में लगी रहती थी। कुछ महीने बाद ही उसने बेटी को अपने से दूर दून स्कूल में भेज दिया था। शायद इसका एक कारण यह भी था कि वह नहीं चाहती थी कि उसकी कमजोरियां, उसकी उदासी, उसका खालीपन किसी तरह बेटी की पढ़ाई में बाधक बने। अब वह नितांत अकेली थी। सास-ससुर का वर्षों पहले इंतकाल हो गया था। एक ननद थी, वह अपने परिवार में व्यस्त थी। अब बड़ा सा घर उसे काटने को दौड़ता था। एकाकीपन डंक मारता था। तभी उसने फैसला किया था कि वह भारत दर्शन करेगी। इसी बहाने कुछ समय तक घर और शहर से बाहर रहेगी। यूं भी देश दुनिया घूमने का उसे बहुत शौक था। खासकर भारत के कोने कोने को वह देखना चाहती थी। उसने फोन पर बेटी को बता दिया था। कुछ सहेलियों को भी बताया। एक दो ने इतनी लंबी यात्रा से उसे रोका भी कि अकेली तुम कहां भटकती फिरोगी। पर वह कहां रुकने वाली थी। निकल पड़ी थी भारत दर्शन पर और सबसे पहले दक्षिण गई थी। कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, मदुरै, रामेश्वरम, फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अनेक शहर। राजस्थान को उसने पूरी तरह छान मारा था। फिर पहुंची थी हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला के एक होटल में ठहरी थी। वहीं वह अंधेरी रात आई थी। जिन पहाड़ों के सौंदर्य ने उसे खींचा था, उन पहाड़ों ने ही उसे धोखा दिया। दिन भर वह इधर उधर घूमती रही थी। रात का अंधियारा जब पहाड़ों पर उगे पेड़ों को अपनी परछाई से ढकने लगा, वह अपने होटल लौटी थी। वे दोनों शायद उसके पीछे पीछे ही थे। उसका ध्यान उधर था ही नहीं। वह तो प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य सुख में ऐसी डूबी थी कि मानवीय छाया पर उसकी नजर ही नहीं गई। जैसे रात चुपके चुपके धीरे धीरे आती है, उनके पैरों की गति भी वैसी ही थी। सन्नाटे में डूबा रास्ता, भूले भटके ही कोई नजर आता था।
उसी मुग्धावस्था में उसने अपने कमरे का ताला खोला था। फिर भीतर घुसने के लिए एक कदम उसने उठाया ही था कि पीछे से किसी ने धक्का मारा था उसे। वह लड़खड़ाती हुई फर्श पर गिर पड़ी थी। गिरना ही था क्योंकि अचानक भूकंप सा वह झटका कैसे संभाल पाती। वह कुछ समझती तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। उन दोनों ने ही बत्ती जलाई थी। उम्र ज्यादा नहीं थी उनकी, झटके में उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे। वह चाहती थी चिल्लाए पर चिल्ला न सकी। उसकी चीख उसके अंदर ही दबी रह गई थी। होटल तो खाली सा ही पड़ा था क्योंकि पहाड़ों का सीजन अभी चालू नहीं हुआ था। वह अकेली औरत, होटल का उसका अपना कमरा, एक अनजान जगह में बदनाम हो जाने का भय। मन का भय बहुत बड़ा भय होता है। उस भय से ही वह बंध गई थी। इस उम्र में यह सब भी भोगना होगा, वह सोच भी नहीं सकती थी। वे लूटते रहे, पहले उसे फिर उसका सामान। वह चुपचाप झेलती रही सब कुछ। कोई कुंवारी लड़की तो थी नहीं, वह भोगा था उसने सब कुछ पति के साथ। परंतु अभी तो वह रौंदी जा रही थी। एक असह्य अपमान और पीड़ा से छटपटा रही थी वह। उन पीड़ादायी क्षणों को याद कर आज भी वह कांप जाती है। बस यही एक स्थिति ऐसी होती है जहां नारी अक्सर शक्तिहीन हो जाती है। अपनी सारी आकांक्षाओं, आशाओं की तिलांजलि देनी पड़ती है उसे। बातों में, किताबों में, नारों में स्त्री अपने को चाहे जितना भी शक्तिशाली मान ले, इस पशुवृत्ति के सामने उसे हार माननी ही पड़ती है। उस रात उसे अपने पति की बहुत याद आई थी। कहीं यह भी मन में आ रहा था कि उनके न होने के बाद उनके प्रति उसे किसी ने विश्वासघाती बना दिया है। न जाने कब तक वे लोग उसके ऊपर उछलते कूदते रहे। एक बार गुस्से में उसने एक की बाह में अपने दांत भी गड़ा दिए थे। प्रत्युत्तर में उस शख्स ने उसकी दोनों छातियों को दांत से काट काट कर लहूलुहान कर दिया था। उसके होठों और गालों को तो पहले ही उन लोगों ने काट काट कर बदरंग कर दिया था। वह अपनी सारी पीड़ा को, गुस्से को, चीख को किस तरह दबाए पड़ी रही, आज सोचकर चकित होती है। यह स्पष्ट था कि वे दोनों इस काम के अभ्यस्त थे। जाने से पहले दोनों के चेहरों पर अजीब सी तृप्ति थी, खुशी थी। एक ने उसके बंधन खोलने के बाद रस्सी को अपनी जैकेट के अंदर छिपाते हुए कहा, गुड नाइट मैडम, तुम बहुत मजेदार हो। घृणा से उसने मुंह फेर लिया था। कमरे के दूसरी तरफ एक खिड़की थी, उसे खोलकर वे दोनों बाहर कूद गए थे। बाहर का अंधेरा और घना हो उठा था। कमरे में जैसे चारों तरफ बदबू फैल गई थी। बाहर का घना अंधेरा उछलते हुए उस कमरे में भरने लगा था। वह उठी, कांपते शरीर के साथ खिड़की तक पहुंची। खिड़की को बंद किया। बदबू और तेज हो गई थी। उसने नाक पर हाथ रख लिया और दौड़ती हुई बाथरूम में घुसी। उस ठंडी रात में भी न जाने वह कब तक नहाती रही। बार बार पूरे शरीर पर साबुन रगड़ती रही, चेहरे को मलती रही, छातियों को रगड़ कर धोती रही, परंतु वह बदबू खत्म होने को नहीं आ रही थी। वह नंगे बदन ही फिर कमरे में आई, पूरे शरीर पर ढेर सारा पाउडर थोपा, परफ्यूम लगाया, कमरे में भी चारों तरफ छिड़का, किंतु उस बदबू का अंत नहीं था। कैसी बदबू थी यह? कहां से आ रही थी? वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। बिस्तर पर लेटने के बाद भी देर तक नींद नहीं आई थी। जीवन व्यर्थ लगने लगा था। उसे लग रहा था उसका जीवन दूषित हो गया है, उसका शरीर अपवित्र हो गया है। अब जिंदगी भर इस बदबू से उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। वह कभी किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएगी। अपनी ही बेटी से जिंदगी भर उसे मुंह छिपाना पड़ेगा। हालांकि एक मिनट के लिए वह यह भी सोच गई थी कि अगर वह किसी को कुछ नहीं बताएगी तो भला किसी को कुछ भी पता कैसे चलेगा।
फिर भी एक पापबोध हीन भाव उसके अंदर पैदा हो गया था और ढलती रात के साथ उसने तय कर लिया था कि उसके जीवन का अंत इन्हीं पहाड़ों पर होना है। यही एक विकल्प है उसके सामने। वह बेचैनी से कमरे में टहलने लगी। उस होटल से कुछ दूरी पर ही एक ऊंची पहाड़ी थी, नीचे गहरी खाई। वह कहीं भी कूद सकती थी। प्राण निकलने में समय ही कितना लगता है। कुछ देर छटपटाएगी, फिर सब कुछ शांत। पर रात में होटल का बाहरी गेट बंद हो जाता था। कोई आवश्यक काम हो तभी दरबान गेट खोलता था। वह भला उससे क्या आवश्यक काम बताएगी इतनी रात को। संभव ही नहीं था उस वक्त बाहर निकल पाना। चक्कर लगाती रही कमरे में सुबह के इंतजार में। भोर में ही गेट खुल जाता था। अपने शरीर पर एक शाल डालकर वह बाहर निकली। कमरे का दरवाजा भी उसने बंद नहीं किया। अभी भी अंधकार घना ही था, पर ऐसा नहीं कि रास्ते पर चला न जा सके। टहलखोरी के लिए निकलने वाले भी दो चार लोग रास्ते पर थे। वह मंथर गति से चलती रही। सामने ही वह पहाड़ी थी, एकदम वीरान सुनसान। वह जा खड़ी हुई पहाड़ी पर। नीचे का कुछ भी दिख नहीं रहा था। भयानक सन्नाटा। वह कुछ देर तक खड़ी रही। शायद पति और बेटी की याद में खोई थी। हवा की सरसराहट उसके शरीर में कंपन पैदा कर रही थी, पर वह बेखबर सी थी। शाल भी उड़कर शायद कहीं नीचे गिर गई थी। नीचे सामने कहीं कुछ भी दिख नहीं रहा, सिवा मृत्यु के एक काले साए के एक संकरी गुफा। वह समा जाएगी इसमें। बस अंतिम बार पति को प्रणाम कर ले उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और ऊपर आसमान की ओर देखा। अचानक उसकी नजरें सामने गईं। देखा, दूर पहाड़ों के पीछे धीरे धीरे लाली फैलने लगी है। सुनहरी किरणें आसमान के साथ साथ पहाड़ों को भी सुनहरे रंग में रंग रही हैं। सूर्योदय सुना था, लोग यहां से सूर्योदय देखते हैं। आसमान की लाली, शिखरों पर फैली लाली अद्भुत थी। वह उसी तरह हाथ जोड़े विस्मित सी वह सब देखती रही। उसके देखते देखते लाल गोला ऊपर आ गया। तेजोमय सूर्य रात के अंधकार को भेदता अपनी निर्धारित दिशा की ओर अग्रसर। सूर्य सच उस दृश्य ने पल भर में ही उसके भीतर का सब कुछ जैसे बदल डाला। अंधकार को तो नष्ट होना ही है, फिर उसके भय से अपने को क्यों नष्ट किया जाए। कोशिश तो अंधकार से लड़ने की होनी चाहिए, उससे भागने की थोड़े ही। वही जीत तो असली जीत होगी। और वह लौट आई थी, एक नए साहस और उमंग के साथ, एक नए विश्वास और दृढ़ता के साथ। अचानक छन्न की आवाज हुई। उसकी तंद्रा टूट गई। अतीत से वर्तमान में लौटना पड़ा उसे। यह आवाज सत्या के कमरे से ही आई थी। वह समझ गई, सत्या अभी तक सोई नहीं है। शायद वह भी किसी बदबू से परेशान होगी। एक दहशत के साथ शायद अंधेरे कमरे में टहल रही होगी। उससे टकराकर कुछ गिरा है, टूटा है। छन्न यह अस्वाभाविक नहीं था। सत्या जिन स्थितियों से गुजरी है, जिस मानसिकता में अभी जी रही है, किसी के लिए भी घोर यातना का समय हो सकता है। संभव है उसके मन में भी आत्महत्या की बात आई हो। सारी वेदना, अपमान, तिरस्कार का एक ही विकल्प होता है, जैसे अपना अंत। परंतु वह नहीं चाहती कि सत्या ऐसा कुछ करे, ऐसा कोई कदम उठाए। अभी बहुत नादान है वह। पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। उसे सब कुछ झेल कर जीना होगा। जीना ही जीत है। मर जाने से किसी का क्या बिगड़ेगा? उन लोगों का ही क्या बिगड़ेगा जिन्होंने यह सब किया। वह सत्या को बताएगी, एक ठोकर की तरह ही है यह सब कुछ। ठोकर खाकर आदमी गिरता है, परंतु संभल कर फिर उठता है, फिर चलता है।
वह स्थिर कदमों से सत्या के कमरे की ओर बढ़ी। उसके पैरों में न कंपन थी न मन में अशांति। कमरे में घुसने से पहले बालकनी की बत्ती को उसने जला दिया था। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।